मौजूद सभी अतिथिगण और यहाँ जितने लोग आए हैं सबको मेरा प्रणाम है। आप में से कितने लोग न्यूज़ की पाठशाला देखते हैं? बहुत छात्र हैं जी। और अगर इसमें से काफ़ी संख्या में पत्रकार भाई और बहन मौजूद हैं हमारे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अनिल भाई जी की जिंदगी बहुत सरल नहीं रहने देते हो। और हम पत्रकारों का काम ही यही है कि नेताओं का जीवन सरल ना रहे, क्योंकि जब वो जीवन सरल नहीं रह जाता है तो फिर वो ज्यादा प्रयास करते हैं आम लोगों का जीवन सरल बनाने की। तो हम बस उनको ये याद दिलाते रहते हैं। लेकिन अभी जो बात हो रही थी, जो चर्चा हो रही थी नैरेटिव, और नारद जी के लिए कई बार कहा जाता है कि जहां जाते थे वहां आग लगाते थे। मेरा इसमें थोड़ा मतभेद, क्योंकि मुझे लगता है कि नारद जी जहां जाते थे वहां अपनी बात कहते थे। जो आग लगती थी वो दरअसल अंदर होती थी। और आप जब किसी खबर को रखते हैं, किसी बात को कहते हैं, उसका परिणाम जो है वो सामने वाले के अंदर कई बार कुछ चीजें होती हैं, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। पत्रकार चूंकि सॉफ्ट टारगेट होते हैं तो उनको टारगेट कर लिया जाता है कि भाई इनकी वजह से हो गया। जैसे अगर आपने गौर किया हो, आज की डेट में बड़ा बड़ा खास और सिंपल सा नैरेटिव जो कई बार चलता है कि पत्रकारों की वजह से इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान के बीच जो है वो झगड़े पड़े। और मैं तो बड़ा एक बेसिक सा प्रश्न पूछता हूं कि अगर हिंदू और मुसलमान में इतनी मोहब्बत थी तो पाकिस्तान बना क्यों? ये नैरेटिव की बात है, क्योंकि जब आप हिंदुओं की बात करना शुरू करते हैं और एक दूसरा पक्ष आहत महसूस करता है और आप फैक्ट्स के साथ बात करते हैं, फैक्ट्स के साथ सवाल पूछते हैं, तो आपको कैसे रोका जाए? आपको कम्युनल बता के रोका जाए कि आप हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत की खाई बढ़ा रहे हैं, जबकि वो चीज ऑलरेडी वहां है। ऐसा नहीं कि नहीं थी। हिंदू मुसलमान के बीच अगर कोई नफरत नहीं होती तो इस देश में क्या 2014 से पहले कोई दंगे नहीं हुए थे? बीजेपी नहीं बनी थी तो उसके पहले दंगे नहीं हुए थे। सिर्फ कांग्रेस ही थी तभी तब दंगे नहीं होते थे। लेकिन जब आप ये पूछिएगा तो आप लोगों को नागवार गुजरते, तो एक नैरेटिव सेट होता है कि आज की मीडिया जो है वो हिंदू और मुसलमान को लड़ा। बॉस कोई नहीं लड़ा, लड़ वो पहले से रहे थे। बस ये था कि उस लड़ाई में हमेशा से तय था कि पक्ष किसका चुना जाएगा, लोग किसके साथ खड़े हो। अब एक दूसरे पक्ष के साथ खड़े होने वाले लोग खड़े हो गए, इसलिए आपको दिक्कत है और आप नैरेटिव से। इसी तरह से अगर आप गौर करेंगे, कई बार लोग कहते हैं कि मैं बेबाक बोलता हूं, उसकी कई बार कीमत चुकानी पड़ती है। मुझे 20 साल से ज्यादा पत्रकारिता में हो चुका है और यहाँ भी जो पत्रकार होंगे वो दाएं बगाए महसूस करते होंगे, बहुत प्रेशर है, इधर उधर से कोई फोन आए, कुछ आए, ये सब जगह है। आप कहीं भी रहेंगे, आप हरियाणा में रहिए, आप दिल्ली में रहिए, ये चीजें होती रहेंगी। अभी आपको याद होगा, अगर आप लोगों ने देखा हो, हमने एक शीश महल, ऑपरेशन शीश महल दिखाया था, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो ये बोल कर आए थे कि वो घर भी नहीं लेंगे, सरकारी बंगला भी नहीं लेंगे, वो 45 करोड़ का घर बनवा लेंगे। और जब हमारे पास वो पहली बार खबर आई, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए, तो हमें इतना तो पता था कि इस खबर को लेकर प्रेशर बहुत बने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो इस देश के सबसे बड़े एड गुरु, क्योंकि आप खुद ही देखते होंगे अखबारों से लेकर मीडिया तक हर जगह उनके एड्स होते हैं। और आजकल संस्थानों को चलाने के लिए उन एड्स की खर्चा बहुत ज्यादा है। लेकिन हमने तय किया कि हम वो खबर दिखाएंगे क्योंकि वो बड़ी खबर है और उसका जो आर्थिक नुकसान होगा संस्थान को, जो बाकी नुकसान सहने होंगे, हम वो सहेंगे। लेकिन हमें यह अंदाजा नहीं था कि वो नुकसान किस हद तक चला जाएगा।
कि हमारी एक रिपोर्टर, कैमरा पर्सन और ड्राइवर को फर्जी केस बनाकर SC/ST का जेल में डाल दिया जाए, और सिर्फ इसलिए क्योंकि पंजाब में आपके पास पुलिस है। उन्होंने दिल्ली में भी प्रयास किया। हमारे रिपोर्टर जब उनके पास जाते थे सवाल पूछने के लिए, तो जंतर मंतर पर वो रेसलर्स का साथ देने के लिए गए थे अरविंद केजरीवाल। हमारे रिपोर्टर वहां गए सवाल पूछने, तो हमारे जो पुरुष रिपोर्टर्स थे उनको आम आदमी पार्टी के कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने इस तरह से घेरा और आरोप लगाना शुरू किया कि आप हमें जो है फिजिकली हरास कर। वो तो शुक्र था कि इतने कैमरा थे कि चीजें छुप नहीं सकती थी, और फिर वो लोग जो है वो धीरे धीरे इधर उधर गायब हो गए क्योंकि उनको पता चला ये चीज होगी नहीं। लेकिन मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आए कि किस दौर से हम गुजर रहे हैं। नारद जी भी आज की तारीख में अगर पत्रकारिता करते तो वो भी नारायण नारायण बोल के साइड हो जाते, ऐसी हालत है। और मुझे तो यहां तक बताया गया है कि जो शीश महल के राजा जी हैं वो इतने नाराज हैं क्योंकि करते करते हमने उनका 4 लाख का कमोड भी दिखा दिया, हमने 8 लाख के पर्दे भी दिखा दिए, हमने करोड़ों का जो मार्बल लगा वो भी दिखा दिया। कैसे सरकारी फाइलों में मैडम चीफ मिनिस्टर। आप सोचिए अनिल जी, आप तो इतने साल से राजनीति में हैं, आपने कभी किसी मुख्यमंत्री की पत्नी का नाम सरकारी फाइल में मैडम चीफ मिनिस्टर लिखते हुए देखा है? कभी नहीं हो सकता। लेकिन शीश महल बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी का नाम मैडम चीफ मिनिस्टर, वो मीटिंग बुलाती थी, ऑर्डर लेती थी, कौन सी चीज बदली जाएगी वो करती थी, ये सारी चीजें भी हमने दिखा दी। जो विजिलेंस के अधिकारी जांच कर रहे थे उनको उनके पद से हटाने के लिए फर्जी केस बनाया, उनको भी बैठा दिया, सामने दिखा दिया कि भाई इनको फंसाया गया। कैसे रात में सीसीटीवी कैमरे में चीजें आई कि फाइलें इधर से उधर हो रही है, वो भी दिखा दिया। तो मुझे ये बताया गया कि सर जी ने एक लिस्ट भी बनाई है जिसमें मेरा नाम टॉप पर रखा है कि थोड़ा इसका भी हिसाब करो। तो ये हिसाब किताब चलेगा, आप पे प्रेशर बनेंगे, अलग अलग तरीके से बनेंगे। कोई आपको कहेगा आप इस देश में माहौल खराब कर रहे हैं, कोई आपको गोदी मीडिया कहेगा। अच्छा, मैं तो आश्चर्यचकित रह जाता। मैंने एक चीज गौर की है कि जो राष्ट्रवादी पत्रकार है, हम लोग थोड़ा दिल से सोचते हैं। हमारी चमड़ी उतनी मोटी नहीं होती जितनी आप अगर वामपंथ को फॉलो करने वाले जो पत्रकार हैं उनकी गौर करेंगे होती, क्योंकि आप उनको कितना एक्सपोज करें, वो ऐसे झाड़ते और शुरू हो जाते, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन उनको ये भी पता है कि उन्होंने सालों से जो इकोसिस्टम तैयार किया है वो अगर किसी राष्ट्रवादी पत्रकार के पीछे लगा दिया जाए तो हम में से बहुत सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदर से हिल जाते। जैसे ट्विटर पर अगर आप कॉल करेंगे, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को अलग अलग तरीके से टारगेट किया जाता है, हमें भी किया जाता है। आप एक पोस्ट करेंगे, उस पे 1000 लोग आकर आपको गालियां देंगे। मुझसे पूछते हैं आपको इतनी गालियां पड़ती हैं ट्विटर पर, आपको फर्क नहीं पड़ता? मैंने कहा सड़क पर गाड़ी जब भी निकलती है एक विशेष प्रजाति की प्राणी है, वो पीछे पीछे दौड़ती है, और उससे गाड़ी चलाना थोड़ी छोड़ती। उसको इस बात का भ्रम रहता है कि गाड़ी उससे बचकर भाग रही है, लेकिन गाड़ी अपना काम कर रही है, उसको करते रहो। लेकिन 2014 के बाद उनकी तकलीफ भी आपको समझनी होगी, क्योंकि उनका नैरेटिव टूटा। उन्होंने इस देश को चलाने के लिए, इस देश में क्या सही है क्या गलत है, कौन मंत्री के पद पर बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर के प्लेन में बैठकर विदेश जाएगा रिपोर्टिंग करने के लिए, ये सारी चीजें तय की। और 2014 के बाद एक आदमी आता है और वो कहता है मेरे प्लेन में कोई बैठ के नहीं जाएगा पत्रकार, अपना अपना खर्चा से जाओ, अपना अपना खर्चा से आओ, सिर्फ ANI वाला जाएगा, वो फीड दे देगा, अगर बहुत चलाने का मन है तो वो चला। तो अब वो प्लेन का खर्चा देना पड़ रहा। वहां विदेश में जो IAS ऑफिसर होते थे वो जाते थे बस में बैठ के, पत्रकारों के लिए बड़ी बड़ी लिमोजीन लग जाती थी, गाड़ियां लग जाती थी, वो बंद हो गया। जिस होटल में पत्रकार रुकते थे वहां सरकारी खर्चे से
कमरे में रखवा दिया जाता था, वो बंद हो गया। तो उनके तो अच्छे दिन नहीं चल रहे और इसलिए उनको तकलीफ। पर जो मैं आपसे कह रहा था, नैरेटिव, हम बहुत जल्दी राष्ट्रवादी पत्रकार आहत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, 4 सवाल कोई पूछ दे तो थोड़ा सा अंदर से जल जाते हैं। लेकिन आप उनको देखिए किस तरह से वो काम करते हैं। अभी अडानी ग्रुप का मामला हुआ, मैं आश्चर्यचकित, जिन लोगों ने पाठशाला देखी होगी उन्होंने देखा होगा, हम कभी बिना फैक्ट्स के कोई बात रखते ही नहीं। मैं आश्चर्यचकित हूं कि आप इस देश में गरीब से भी गरीब आदमी भी जो है वो LIC की पॉलिसी लेके रख रहा है और आपको एक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे आदमी को घेरना है। आपका एक नैरेटिव है कि अडानी मोदी जो है वो दोस्त है, ये साबित करना है, इसलिए आपने LIC का पैसा अडानी ग्रुप में लगाकर डुबा दिया, ये नैरेटिव फैला दिया। ये भी नहीं सोचा कि किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा LIC में रखा होगा, उसका क्या होगा। किसी का BP बढ़ सकता है, किसी को हार्ट अटैक आ सकता है, कोई डिप्रेशन में जा सकता है कि मेरा पैसा डूब गया। और सच क्या है, Q4 का रिजल्ट आता है, LIC का प्रॉफिट 5 गुना बढ़ जाता है। जितना पैसा लगाया था अडानी ग्रुप में, उसका 15,000 करोड़ रुपए का रिटर्न ज्यादा आ रहा है। और ऐसे पत्रकार, भाई नेता करते हैं मुझे समझ में आता है, ऐसे पत्रकार जो इन फैक्ट्स को छुपा लेते हैं, उनके उस नैरेटिव को देश पर थोपने के लिए मदद करते हैं, वो बड़ी बेशर्मी से खड़े होकर झाड़कर निकल जाते हैं कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा। SBI का पैसा डुबा दिया, कहां डुबा दिया? डूब गया तो दिखता क्यों नहीं है? नरेंद्र मोदी को इकोनॉमी संभालने नहीं आती। 7.2 का ग्रोथ रेट कहां से आ रहा है? अमेरिका का नहीं आ रहा। अमेरिका 2% पे अटका हुआ है। पाकिस्तान, अपने पड़ोसी देख लीजिए, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, सब बर्बाद हुए हुए। ब्रिटेन में लोग एक टाइम का खाना छोड़ रहे हैं। 3% की ग्रोथ रेट चाइना की चल रही है। हमने क्या IMF को अलग से पैसा खिलाया कि 7% दे देना? IMF ने भी 6.8% बोला था, हमारा 7% कैसे आ रहा है? रघुराम राजन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इंटरव्यू में बोलकर गए थे कि 5% भी भारत की ग्रोथ रेट हो जाए तो बहुत किस्मत की बात हो। 5% किस्मत की बात हो। 7.2% की ग्रोथ रेट है और उस आदमी को देश चलाना नहीं आता। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी बोलते हैं। पत्रकारिता में लोग कहते हैं कि मुश्किल दौर है, मैं मानता हूं मुश्किल दौर, लेकिन मैं कहता हूं ये मुश्किल दौर सिर्फ मुश्किल दौर नहीं है। मैं ये मानता हूं वी आर एट वॉर, और मैं ये पहले भी कार्यक्रमों में मैं जहां जाता हूं मैं बोलता हूं कि वी आर एट वॉर। हम युद्ध के मैदान में, क्योंकि देखिए, आप मानिए या ना मानिए, 2014 के बाद वैचारिक तौर पर पूरा देश 2 हिस्से में बटा। एक हिस्सा जिसको बताया जाता है कि वो नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, एक हिस्सा जो नरेंद्र मोदी से मतलब अंदर तक नफरत करते हैं। 2 हिस्सों में बटी हुई। एक, जिनको ये लगता है कि उन्हें देश के लिए कुछ करना है, और दूसरे वो जिन्हें, मैं ये नहीं कहता उनका देश से कोई लेना देना नहीं होगा, रह रहे तो थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, लेकिन जिनको अपना हित जो है, अपना फायदा जो है, वो हमेशा देश के भी ऊपर दिखता है और उसके लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। अभी ट्रेन हादसा होगा, कितने न्यूज चैनल्स ने ये दिखाया होगा? आप बताइए कि संघ के लोगों ने वहां जाकर प्रमुखता से मदद की। कितने लोगों ने? नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनको नागवार गुजरता है। उनके पूरे इकोसिस्टम को ये बात ही पसंद नहीं आती। ये कैसे लोग हैं यार जो बिना फायदे के भी किसी से जुड़ सकते हैं? ये कैसे लोग हैं जो देश के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे? ये कैसे लोग हैं जो अपनी आइडियोलॉजी को लेकर इतने कमिटेड हैं? क्योंकि वामपंथियों की आइडियोलॉजी होती है,
लेकिन वो फायदा देखकर वो आइडियोलॉजी भी साइड रख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, दिल्ली के अंदर कई ऐसे पत्रकार हैं जो घोर वामपंथी, मतलब हैं अंदर से अभी भी होंगे, लेकिन 2014 के बाद बॉस उन्होंने ऐसा कपड़ा बदला है, मतलब ऊपर वाला, कि आप पहचान ही नहीं सकते कि ये कभी वामपंथी। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, केंद्र में सरकार बदलेगी, वो फिर बदलेगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये युद्ध लड़ रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो अपने फायदे के लिए देश को पीछे खींचने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, और उसी वजह से उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया गोदी मीडिया। मैं कई बार सुनता हूं, मैं सोचता हूं कुछ तो लोग यहां रखते होंगे, सोचते होंगे। मतलब मान लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर आपसे ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने या नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की कई संस्थाएं बेच दी, एयरपोर्ट्स बेच दी, चलिए ठीक है बेच दिया, यहां कितने लोग किराए के घर में रहते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। कई लोग रहते हैं, ज्यादातर पैसे वाले सब अपना लेकर। जो किराए के घर में रहते हैं, कभी उनका घर उनका हो सकता है चाहे कितने साल भी रेंट दे दे? बेसिक प्रश्न है। अगर आपने एयरपोर्ट के रखरखाव का काम किसी कंपनी को दे दिया, तो वो उस कंपनी का कैसे हो जाएगा? रेलवे का काम किसी कंपनी को दे दिया, दूसरी चीजों में आपने कहा कि आप आइए, हम पीपीपी मॉडल में काम करते हैं, आप पैसा लगाइए, इतने साल के लिए लीज पे देते हैं। लीज पे देना बेचना होता है क्या? क्या सरकार का यही काम है कि वो हर चीज खड़ी करे और उसको चलाती रहे, आपका पैसा बर्बाद हो? एयरपोर्ट्स कहा गया, अडानी ग्रुप को दे दिया गया। यूपीए के जमाने में एयरपोर्ट्स का काम निजी हाथों में सौंपना शुरू। हमने पाठशाला में दिखाया, अडानी ग्रुप को जितने भी एयरपोर्ट का काम मिला, वो हाईएस्ट बिडर थे इसलिए मिला। मतलब अगर आपने ये कहा कि इस एयरपोर्ट से मैं 10 रुपया कमाऊंगा और मैं 4 रुपया सरकार को दूंगा, अपनी बिड में आपने कहा, किसी ने कहा मैं 10 रुपया कमाऊंगा, 2 रुपया दूंगा। अडानी ग्रुप ने अपने कागज में लिखा 10 रुपया कमाऊंगा, 6 रुपया दूंगा। तो 2 रुपए वाले को दे देना चाहिए था, क्योंकि किसी एक आदमी को यह लगता है कि अडानी और नरेंद्र मोदी की सेटिंग हो गई है, देश को 6 रुपया भी मिलता हो, तो 2 रुपया वाले को दे देना चाहिए था क्या? लेकिन इन फैक्ट्स पे कोई बात ही नहीं करता। और जब आप ऐसे फैक्ट्स रखेंगे तो आपको कहा जाएगा आप गोदी मीडिया। गोदी मीडिया जब भी आप कहीं सुने, आप ये समझ जाएं कि वो आदमी फैक्ट्स पर देश हित में बात कर रहा है। क्योंकि जो लोग आपके फैक्ट्स को नहीं काट सकते, जो लोग आपके नैरेटिव को काट नहीं पा रहे, उनके पास इकलौता जरिया, इकलौता माध्यम बचा है कि वो आपको किसी तरह से आपकी छवि को डैमेज कर। तो कैरेक्टर ही ठीक नहीं है, इसकी क्या बात में विश्वास करें? तो वो आपके कैरेक्टर असैसिनेशन पर लगे हुए, वो पत्रकारों की छवि को धूमिल कर रहे हैं। कल को कोई सुशांत सिन्हा है और बोले कि ये फैक्ट्स है, तो आपके दिमाग में डाउट पैदा करने का प्रयास है कि नहीं यार, ये तो गोदी मीडिया है, ये कैसे ऐसा बोल सकता है? जबकि अगर आप देखेंगे जो दूसरा पक्ष, वो यहां से इतना पैदल है कि वो कभी पलट के उनसे पूछता ही नहीं कि ये जो फैक्ट रख रहे हैं उस पर तुम्हारा क्या जवाब है, तुम्हारे पास क्या काउंटर फैक्ट्स है। इसलिए ये सारी कहानी, सारी लड़ाई जिस नैरेटिव की चल रही है, ये अभी और तेज होगी। अभी 2024 के पहले तो और तेज हो, फिर उसके बाद थोड़ा ठंडा पड़ेंगे, फिर जब मौका आएगा फिर प्रयास करें। और ये इंटरनेशनली भी होता है। आप क्या सोच रहे हैं? विदेश में अगर कोई जो बाइडेन कह देता है कि नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा, लगता है, तो आपको क्या लगता है? उसको बहुत पसंद आता है? वो सब तकलीफ में है।
वो ब्रिटेन वाले भी तकलीफ में है कि 300 साल राज करके गए और ये अब अर्थव्यवस्था में हमसे ऊपर चले गए। कैसे? अमेरिका वालों को लगता है हमसे संभाल नहीं रहा देश, इन्होंने संभाल रखा है, ये ब्राइट स्पॉट बने हुए। कैसे? तो मुंह पे तो मीठा मीठा बोले, लेकिन उनकी मीडिया भी वही काम करेगी जो यहां की मीडिया करे। वो भी धीरे से नैरेटिव सेट करे। वो कोविड काल के दौरान आपके यहां चिताएं जल रही थी, इसकी तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन अमेरिका में 6 लाख लोग मर गए। और मैंने वॉशिंगटन डीसी से रिपोर्ट किया था, उन्होंने एक बहुत बड़ा मैदान, उसमें एक एक झंडा लगा रखा था, व्हाइट झंडा हर मरने वाले आदमी के लिए। आप देखते चले जाएंगे, दूर तक सिर्फ सफेद झंडा ही दिख रहा था। कितने लोग मर गए अमेरिका के अंदर? आपने देखा किसी न्यूयॉर्क टाइम्स को दिखाते हुए, किसी वॉशिंगटन पोस्ट को दिखाते हुए, अपने देश के पत्रकारों को दिखाते हुए कि देखो अमेरिका में क्या हो रहा है, 6 लाख लोग मर गए। मरना तो एक भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस परिस्थिति में हम फंसे हुए थे, दुनिया फंसी हुई थी, उसमें लड़ाई इस बात की थी कि कौन ज्यादा को बचा सकता है। मरेंगे लोग, ये तो तय था, लेकिन नैरेटिव ऐसा सेट हुआ जैसे सारे आपदा जो है वो इंडिया में आई, सारा मिसमैनेजमेंट इंडिया में हुआ और यहां लोग तबाह हो गए और बाकी दुनिया में जैसे कुछ हुआ ही। ये है नैरेटिव। वहां बाहर से लेकर यहां अंदर तक सेट हो रहा है। सोशल मीडिया से लेकर प्रचार के प्रसार के जितने माध्यम है, सब जगह हो। और इसलिए जब मैं कहता हूं, बात खत्म करूंगा, कि वी आर एट वॉर, इस युद्ध की कीमत हमें और आपको नहीं चुकानी। इतना याद रखिएगा कि इस युद्ध की कीमत इस देश को चुकानी। अगर आप हथियार डालेंगे, अगर आप सरेंडर करेंगे, और हथियार का मतलब किसी से हिंसक होने की बात नहीं कर रहा हूं, आपका हथियार आपके फैक्ट्स है, आपकी रिसर्च है, आपकी पत्रकारिता को दूर तक लोगों तक ले जाना है, सच लोगों तक पहुंचाना है। अगर आप ये हथियार डाल देंगे तो फिर देश हारेगा। आपकी नौकरी चलेगी, मेरी भी चलेगी, हमारा घर तो चलता रहेगा। लेकिन कोई एक आएगा और कहेगा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम बांटेंगे बॉस, और आप मजे से कूदेंगे। लेकिन कोई खड़ा होकर बताना चाहिए कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम आपके आने वाली पीढ़ियों को खा जाएगा, क्योंकि देना उनको अभी नहीं है, देना उनको बाद में है। जैसे ऑयल बॉन्ड छोड़कर चले गए कि उस वक्त तेल की कीमत ना बढ़ानी पड़े, तो बॉन्ड साइन कर करके चले गए कि जो अगला आएगा वो भरेगा, नरेंद्र मोदी सरकार भर रही है। और नरेंद्र मोदी सरकार वो अपनी जेब से नहीं भर रही, हमारा आपका पैसा भर रही है। हमसे जो टैक्स लेते हैं वही भरते हैं, उनकी जेब का कुछ नहीं। वैसे ही ओल्ड पेंशन स्कीम सुनने में बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन किसी को खड़े होकर बताना पड़ेगा धारा के विरुद्ध जाकर कि ये देश को बर्बाद कर देगा बॉस। सबको 1000 रुपए दे देंगे सारी महिलाओं को, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन किसी को खड़े होकर बताना पड़ेगा कि जिसको जरूरत नहीं है उसको मेरे पैसे से क्यों दोगे भाई। कभी तो किसी को खड़े होकर आरक्षण पर सवाल पूछने पड़ेंगे कि जिसको जरूरत थी उसको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। आईएएस के लड़के को आरक्षण क्यों मिल रहा है, कितनी पीढ़ी तक मिलेगा। ऐसे 10,000 प्रश्न हैं जो आपको पूछने पड़ेंगे। 10,000 लोग आपके सिर पर खड़े हो जाएंगे, आप पर सवाल करेंगे, आपको गालियां देंगे, आपके घर में लोग आपसे कहेंगे। मेरे घर में शीश महल के बाद लोग जो है घबराए हुए थे कि केजरीवाल किसी लिमिट पे जा सकता है, तुमको क्या पड़ी है, छोड़ो ना यार, 45 करोड़ के घर में रहे, 50 करोड़ के घर में रहे, तुम्हारा क्या जा रहा है? जा रहा है बॉस, क्योंकि आज जो 45 करोड़ के घर में हमारे आपके पैसे से रह रहा है, वो कल को 100 करोड़ का घोटाला भी करेगा, 1000 करोड़ का घोटाला भी करेगा, उससे ज्यादा भी करेगा। किसी को सवाल पूछकर बताना पड़ेगा कि तुम देखे जा रहे हो। ये मत सोचो कि तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं कर रहा, चर्चा नहीं कर रहा, तुमको कोई देख नहीं रहा। इसलिए घर से प्रेशर आएगा। हर नेता को आप तभी तक अच्छे लगेंगे जब तक उसके लिए आपको लगेगा कि वो आप उसके लिए अच्छी बात कर रहे हैं। और अपना प्रयास जारी रखिए, हिम्मत मत हारिए।
और मुझे तो लगता नहीं हरियाणा वालों में कलेजा कम होगा। यहाँ तो सब बहुत ही जोड़ लोग होते हैं। तो वो कलेजा लेकर चलिए और देश हित में सोचते हैं। बस इतनी सी अपील है मेरी, बाकी पाठशाला भी देखते हैं।